नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार इतिहास दर्पण के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग वैदिक काल पे आते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे। तो वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य जो है वो एक जाति समूह न होकर के एक भाषा समूह का परिचायक है। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि इसके मूल निवास के संदर्भ में देखते हैं तो आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में दो मत हैं, एक देसी मत, दूसरा विदेशी मत। तो देसी मत में सर्वप्रथम देखते हैं कि देसी मत में सर्वप्रथम आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव के बारे में बताया गया है कि आर्य सर्वप्रथम आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से भारत में आए थे, वहाँ उनका मूल निवास था। इसमें इस संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक में इसकी चर्चा किए हैं। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी के जो उत्तर, हम देखते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है और पृथ्वी के जो दो पोल है, एक उत्तर और एक दक्षिण। जो ऊपर का है उत्तरी ध्रुव उसको हम बोलते हैं आर्कटिक और नीचे का जो है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक। तो यहाँ पे जो है उत्तरी ध्रुव है, मतलब उत्तर ऊपर की ओर वाला। आगे देखते हैं कि एक दूसरा विद्वान दयानंद सरस्वती, जिनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसमें इन्होंने आर्य के बारे में चर्चा किए हैं। ये बताते हैं कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे। इनका जो आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना किए थे। इसके आगे देखते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में के बारे में संपूर्णानंद ने बताया है। उसके आगे देखते हैं कश्मीर या हिमालय प्रदेश। कश्मीर और हिमालय प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पे LD कल्ला, क से क, मतलब कश्मीर या हिमालय प्रदेश के बारे में बताए LD कल्ला। आगे देखते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश, इसी को गंगा यमुना के द्वार, गंगा और यमुना के बीच का जो भी क्षेत्र है उसको बोलते हैं गंगा यमुना द्वार। इसके बारे में गंगानाथ झा ने बताया है। आगे देखते हैं अफगानिस्तान या देविका प्रदेश, जिसके बारे में DS त्रिवेदी ने बताया। उसके आगे देखते हैं, अगर वर्तमान संदर्भ में देखते हैं तो अभी वर्तमान में एक शोधकर्ता थे भगवान दास गिडवानी, जो इनका पुस्तक है रिटर्न्स ऑफ आर्यंस। रिटर्न्स ऑफ आर्यंस पुस्तक में इन्होंने जो कि जर्मनी में ये शोध किए थे, इन्होंने बताया है कि आर्यों का मूल निवास भारत ही था। इस तरह से हम लोग देसी मत के बारे में चर्चा किए। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं। अब विदेशी मत के बारे में देखते हैं कि कुछ लोग यूरोप बोलते हैं, यूरेशिया और आल्पस पर्वत। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी मतलब पेड़ पौधा पशु पक्षी के नाम में कुछ समानता पाई जाती है। इस कारण से कुछ विद्वान जो है यूरोप बोले। और सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध तथ्य जो है मध्य एशिया या बैक्टीरिया, जो जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य जो है वो सर्वप्रथम मध्य एशिया या बैक्टीरिया प्रदेश से आए। इनका मूल निवास बैक्टीरिया या मध्य एशिया है। इस संदर्भ में देखते हैं कि एक ईरानी ग्रंथ है जिंदावेस्ता, जिसमें इसकी चर्चा की गई है। इसकी समानता है आर्यों के बारे में इसमें बताया गया। निष्कर्षतः हम देखते हैं कि देसी विद्वानों ने देसी मत दिया है और विदेशी विद्वानों ने लगभग विदेशी मत दिया है। दोनों जो मत है वो अपने अपने और झुकाव है। देसी जो देश अपने देश के विद्वान हैं वो आर्यों का निवास स्थान अपने देश को माना है, और जो विदेशी है अधिकांशतः वो विदेश माना। इस तरह से हम लोगों ने आर्यों के मूल निवास पे चर्चा की है। आगे हम लोग इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में
जानकारी प्राप्त करेंगे। भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हैं। हम लोगों ने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात किया था, उस समय हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य था और साहित्यिक स्रोत जो है वो नहीं था। और आगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे, इसको आर्द्र ऐतिहासिक काल बोलते हैं। यहाँ पे साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त था, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य जो था उसको पढ़ा नहीं जा सका था, इसलिए इसको आर्द्र ऐतिहासिक बोलते थे। और आगे जो वैदिक काल है, इसको हम यहाँ से हम देखते हैं कि ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पे हम ऐतिहासिक काल में देखते हैं कि साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध थे और दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त थी। तो साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में देखते हैं कि ऋग्वेद से वैदिक काल को हम लोग आगे देखेंगे, आगे पाठ में चर्चा करेंगे कि वैदिक काल को दो भागों में बांट के देखेंगे, एक ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऋग्वेद से जो है, वेद मुख्यतः 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, इसी के नाम पे ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है। तो ऋग्वेद से ऋग वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के बारे में पता चलता है। बाकी अन्य 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके बारे में हमें इससे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है। अगर हम पूर्व वैदिक काल के समय की बात करें तो ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यहाँ पे फिर हम आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में हमें वहाँ पे जो मौजूद है OCP या गैरिक मृदभांड से हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में पता चलता है। और आगे हम देखते हैं PGW या चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब PGW मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब चित्रित धूसर मृदभांड, जिससे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसके आगे हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो हम लोग पिछले अभिलेख, जिस एक वीडियो में अभिलेख के बारे में चर्चा किए थे, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था एशिया माइनर के बोगाजगोई अभिलेख, जो लगभग 1400 BC के आसपास प्राप्त हुआ था। इससे यह पता लगता है कि ये लगभग ऋग वैदिक काल का ये अभिलेख है। इसमें सर्वप्रथम देखते हैं, यहाँ पे 4 देवताओं का वर्णन था, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। नासत्य जो है वो दक्षिण भारत के एक देवता अश्विनी कुमार के संदर्भ में नासत्य को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बोगाजगोई अभिलेख से भी हमें इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा मिलती है कि ये इसका जो भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पर था। अब हम इसके भौगोलिक विस्तार को देखते हैं आगे, इससे आगे। तो इसके देखते हैं कि इसके उत्तर में हिमालय तक, मतलब उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो हिमालय तक, और पूरब दिशा की ओर देखते हैं तो गंगा के पश्चिमी तट, और दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं तो राजस्थान के उत्तरी सीमा तक, और पश्चिम में देखते हैं तो अफगानिस्तान तक। लेकिन उसके आगे फिर हम जाएंगे, ये पूर्व वैदिक काल के बारे में था। पूर्व वैदिक काल में इसकी ये चारों सीमाएं थी। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, जो कि मतलब 1000 से 600 BC पूर्व में देखते हैं, तो आर्यों का जो है और भी विस्तार, आर्यों ने अपना और भी विस्तार किया। तो उस संदर्भ में देखते हैं कि यह विंध्य प्रदेश, जो कि मतलब आर्यों का माना जाता है कि सबसे दक्षिणतम मतलब जगह था इसका विस्तार का। उसके आगे फिर हम देखते हैं तो बिहार एवं बंगाल का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, वहाँ भी इन लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। तो उसके आगे फिर हम देखते हैं तो लगभग उत्तर भारत में इनका संपूर्ण मतलब क्षेत्र विस्तृत हो गया। और अंततः हम देखते हैं तो फिर इसका नाम जो है, संपूर्ण क्षेत्र का नाम इन्होंने आर्यावर्त रखा। यहाँ पे देखते हैं अफगानिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पे 4 नदियों का वर्णन है। कुंभा, जिसको काबुल बोलते हैं, कुर्मू, जिसको कुर्रम बोलते हैं, गोमती, जिसको गोमल बोलते हैं,
स्वास्तु, जिसको स्वात नाम से जानते हैं, ये इसके प्राचीन नाम था। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके चारों भाग जो है जहाँ तक विस्तार हुआ इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम देखते हैं कि आर्य जो है वो कैसे कैसे आए। तो सर्वप्रथम जो है आर्य जो है वो अफगानिस्तान एवं सप्त सैंधव जो प्रदेश था वहाँ का जो मुख्यतः प्रमुख भाग था पंजाब, सर्वप्रथम आर्य जो है पंजाब में आकर बसे। इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अब इसके आगे हम देखते हैं कि वैदिक काल के कुछ नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वैदिक काल में मुख्यतः 31 नदियों का वर्णन है, जिसमें ऋग्वेद में 25 नदियां का वर्णन है और ऋग्वेद के नदी सूक्त की बात करें तो वहाँ पे 21 नदियों का वर्णन है। अब उसके आगे देखते हैं सिंधु और सरस्वती, ये दो नदियां जो है वो समुद्र में गिरती थी। और यहाँ पे देखते हैं कि ऋग्वेद में समुद्र का जो है वर्णन एक बार किया गया है। फिर उसके आगे देखते हैं सरयू और गंगा, ये दो नदियां हैं, इसका वर्णन भी एक बार किया गया है। और यमुना का वर्णन 3 बार किया गया है। फिर उसके आगे देखते हैं सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां। तो इसमें देखते हैं कि सिंधु और सरस्वती, ये दो नदी को छोड़ के बाकी जो है ये 5 नदी है, झेलम, चिनाबी, रावी, ब्यास, सतलज, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचनद। ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब की प्रमुख 5 नदियां, तो यही झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, मतलब झेची रावस। इसको हम शॉर्ट में याद करने के लिए देख सकते हैं। तो झेची रावस और प्लस में सिंधु और सरस्वती। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें, सबसे पवित्र नदी की बात करें, तो यहाँ पे सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है कि मतलब वैदिक काल की सबसे अगर पवित्र नदी पूछा जाए आपसे तो सरस्वती नदी, जिसको ऋग्वेद में नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाधिक बार अगर उल्लेख की बात करें कि अगर सबसे मतलब सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है तो वो सिंधु नदी है। तो यहाँ पे क्लियर है कि सबसे पवित्र तो सरस्वती और सबसे अधिक बार तो सिंधु नदी का उल्लेख है। उसके आगे देखते हैं हम लोग झेलम, उसके बाद चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज। इसका जैसे सतलज का पुराना नाम शत्रुधि, ब्यास का नाम जैसे पुराना नाम है विपाशा, रावी का हो गया आपको पुरुषनी, चिनाब का अस्किनी और झेलम का बितस्ता। इस तरह से हम लोग देखते हैं इन सारे नदियों का पुराना नाम। इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पर्वत का भी उल्लेख मिलता है जो हिमालय पर्वत है। यहीं पे एक हिमालय पर्वत की एक चोटी है, मुजवंत की चोटी, जहाँ पे सोम देवता मतलब सोम वनस्पति का उल्लेख मिलता है। यहीं से सोम रस प्राप्त किया जाता था, जो कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने सिंधु वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार, उसके कहाँ से ये मतलब इनका जो है निवास स्थान इत्यादि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आगे के वीडियो में हम लोग वैदिक काल का मतलब वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम 2 भागों में बांट के देखेंगे, एक वैदिक साहित्य और एक वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य में हम लोग वेद के बारे में जानेंगे, ब्राह्मण के बारे में जानेंगे, उपनिषद के बारे में जानेंगे। वैदिकोत्तर साहित्य में हम लोग वेदांग क्या बोलते हैं, दर्शन, व्याकरण, ये सब के बारे में हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य में चर्चा करेंगे। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।